देखो कल अपन ने गति का पहला नियम पढ़ा था, उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? और हमने क्या पढ़ा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर वस्तु रहती है स्थिर और गतिशील वस्तु रहती है गतिशील। और दो एग्जाम्पल लिए थे। एक हमने लिया था कि ग्लास के ऊपर हमने एक क्या रखा है, मतलब हार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर रखा था सिक्का। जब हमने हार्डबोर्ड को हटाया था, मतलब उस पत्ते को हटाया था, तो सिक्का कहाँ गिर गया था? और एक अपन ने देखा था यात्री बस जब वो गति करना शुरू करती है, गति करना क्या करती है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो यात्री होता है उसे पीछे की ओर झटका लगता है। समझ गए? ये दो उदाहरण पढ़े थे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखना है, देखो कि गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है। कल अपन ने स्थिर जड़त्व देखा था, इसका मतलब आज गतिशील जड़त्व देखना है। नहीं, गतिशील जड़त्व नहीं देखा था, ऊपर देखना नहीं, परिभाषा लिखवाई थी लेकिन समझाया नहीं था। ऊपर देखना, गतिशील जड़त्व का नियम। ठीक है, तो देखो जड़त्व के कितने नियम होते हैं? 3। एक होता है स्थिर जड़त्व का नियम, एक होता है गतिशील जड़त्व का नियम और एक होता है दिशा जड़त्व का नियम। स्थिर जड़त्व का नियम कल देख लिया था। गतिशील जड़त्व में क्या होता है कि अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु गति कर रही है, पहले से गति कर रही है, तो अगर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो गति करती ही रहेगी। समझे? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो, उदाहरण बता रहे इसका कि जैसे मान लो एक बस है, ध्यान से देखना, ये बस और इसमें यहाँ पर एक बैठा है यात्री। ठीक है, ये कोई भी यात्री है। अब ये यात्री, इसको सीट नहीं मिली है, ठीक है, इसका मतलब ये केवल खड़ा है और गाड़ी जो है वो v वेग से गति कर रही है। गाड़ी v वेग से, तो ये इसका जो पूरा शरीर है ये भी क्या कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। अचानक से जो बस का ड्राइवर है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या मार दिया? ब्रेक, तो गाड़ी रुक गई। तो गाड़ी के कांटेक्ट में कौन है? पैर। तो पैर तो रुक गए, लेकिन शरीर क्या है? क्योंकि वो गति कर रहा है, उस पर कोई बाह्य बल लगा रहा। पैर गति कर रहे हैं लेकिन पैर पे बाह्य बल लग रहा है, पैर पे बाह्य बल लगता है इसलिए वो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे बाह्य बल लगता इसलिए वो रुकता। क्योंकि जिस पे बल लगाएंगे उसी के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। दोनों गति कर रहे थे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा दोनों क्या कर रहे थे? गति। लेकिन बाह्य बल किस पे लगा? नीचे वाले हिस्से पर। नीचे वाला हिस्सा रुका लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे बाह्य बल लग रहा, इसलिए वो नहीं रुकेगा, वो क्या करेगा? आगे की ओर गति करेगा। और उसको मोमेंटम में बैठने में टाइम लगता है, इसीलिए तो आगे की ओर झटका लगता है। अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो अपन कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये किसका उदाहरण है? गतिशील जड़त्व का नियम। समझ गए कि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, ऊपर देखो, इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। कंबल होते हैं, कंबल, कंबल को जब झटकते हैं तो जैसे मान लो कंबल को स्टार्टिंग में झटका, ठीक है, तो उसमें स्थिर जड़त्व का नियम लगता है। पहली बात, जैसे देखो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, अपन ने क्या दिया? झटका, तो कण स्थिर ही रहते हैं। बल किस पे लगा रहे हैं? चादर पर, तो चादर नीचे आ जाती है लेकिन कण वही रहते हैं, इसलिए वो धूल के कण अपने को दिखते हैं। बात समझ में आई? ये चादर, इस पे ये कण धूल के, हमने इस पे लगाया झटका, तो चादर पे झटका लगा, चादर आ गई नीचे, कण ऊपर ही रह जाता है। झटका मारते हैं इसलिए ऐसा होता है। समझे? क्योंकि कण कैसे? स्थिर। बाह्य बल लगाया तो अगर जिन जिन कणों पर चादर के साथ साथ में बल लगाए वो तो उस चादर के साथ में जाएंगे, लेकिन जिन जिन कणों के साथ में उस चादर का कांटेक्ट कम था वो उसके साथ जाएंगे नहीं, वो स्थिर ही रहेंगे, इसलिए वो स्थिर रहते हैं, तो वो उड़ जाते हैं। खैर, ये तो हो गया चादर का। अब बात करते हैं दिशा जड़त्व की। इसकी बात करते हैं, दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व का नियम क्या कहता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की जो दिशा है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित। समझे? जैसे देखो ये बॉल है, ये ऐसे जा रही है, अब जैसे ही इसने किसी बैट से इसको मारा तो हमने क्या लगाया? बल, तो इसकी दिशा क्या हो गई? परिवर्तित। हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसमें बाह्य बल नहीं लगाया होता तो इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती। समझ गए? आई बात समझ में? इसका मतलब बाह्य बल लगाओगे तो दिशा में परिवर्तन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का, किसी गतिशील वस्तु की जो दिशा होती है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। बात समझ में आई? तो इसमें भी लिख दो दिशा जड़त्व के नियम। लिखो दिशा जड़त्व का नियम तीसरा। ये जो अपने गति का पहला नियम है जो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गति का
प्रथम नियम। ये जो गति का प्रथम नियम अपने पढ़ा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, ये जो बताता है ये बल की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? बल की परिभाषा। इसका मतलब बल की परिभाषा क्या हुई? बल वह कारक है जो स्थिर वस्तु को या तो करे गतिशील, या गतिशील वस्तु को क्या करे, स्थिर, या वस्तु की दिशा में क्या करे, उसे हम क्या कहते हैं, बल। तो बल की परिभाषा आती है कि नहीं आती है? तो बल की परिभाषा कौन देता है? गति का पहला नियम। तो लिखो नोट करके, गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है। हमें एक बार क्वेश्चन आता, मतलब कई बार क्वेश्चन आता है, ऊपर देखना, एक क्वेश्चन आता है कि जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? किसे कहते हैं? ये प्रश्न आता है, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या आता है? जड़त्व किसे कहते हैं? आंसर समझो। देखो जड़त्व का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक अपने पास में कोई टेबल है, ठीक है, हमने इस पे बल लगाया। क्या लगाया? तो हमने इस पे थोड़ा बल लगाया। जैसे बल का एक मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? तो जैसे मान लो मैंने इस पे 1 न्यूटन बल लगाया। कितना बल लगाया? तो हमने 1 न्यूटन बल लगाया तो इसने गति नहीं की, ये स्थिर है अभी, इसने गति नहीं की। फिर मैंने बल का मान बढ़ाया, 2 न्यूटन कर दिया, तब भी इसने गति नहीं करी। तो इसका मतलब मैं जो बल लगा रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं जो बाहर से बल लगा रहा हूँ इसे बाह्य बल कहेंगे। तो मैं जो बाह्य बल लगा रहा हूँ इसका ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब कोई स्थिर वस्तु है, वो उसमें गति ला रही है, उन परिवर्तनों का क्या करती है? विरोध। क्या करती है? विरोध। इस गुण को कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? तो जड़त्व क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध। जैसे अगर वो वस्तु स्थिर है तो स्थिर वस्तु क्या करेगी? गति में ला रहे हैं उन कारकों का क्या करेगी? विरोध। जैसे गति में लाने वाला बल है, इसका क्या करेगी? विरोध। और अगर कोई गतिशील वस्तु है, अगर उसको स्थिर कर रहे हैं तो वो भी उसका क्या करेगी? विरोध। बात समझ में आई कि नहीं आई? जड़त्व का मतलब ये कि जैसे मान लो, जैसे ऐसे ये अगर मान लो 5 किलो का है, कितना है? मैंने इस पर 2 न्यूटन बल लगाया, इसने गति नहीं करी। 3 न्यूटन लगाया, नहीं की। 4 न्यूटन लगाया और 5 न्यूटन लगाते इसने गति करना प्रारंभ किया। तो इसका मतलब 5 न्यूटन बल लगाया, उससे पहले तो ये गति का विरोध कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो ये जो विरोध करने का गुण है इसको जड़त्व कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उस पर लगने वाले बाह्य बलों का क्या करता है? विरोध। अब बाह्य बल का मतलब क्या है कि अगर स्थिर वस्तु है तो उसमें बाह्य बल क्या लगेगा? जो उसको गति कराएगा। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाह्य बल कौन लगेगा? जो उसको स्थिर कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जड़त्व किसी पदार्थ का क्या होता है? गुण, जो क्या करता है? उसके ऊपर लगने वाले बाह्य बलों का क्या करता है? विरोध। अब बाह्य बल क्या कर सकता है? तो बल जानते ही हो, बल क्या करता है? स्थिर को गतिशील, गतिशील को, समझ गए? तो इन बलों का क्या करेगा? वो विरोध। समझ गए? ये सबके अंदर होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। जैसे मान लो अपने पास कुर्सी है, ये कुर्सी, अब इस कुर्सी को हटाना है तो मेरे को कम बल की आवश्यकता है। लेकिन मान लो मैं कहूँ कि मेरे को इस दीवार को हटाना है तो मेरे को तो खूब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्या मैं इस दीवार को हटा सकता हूँ? इसका मतलब दीवार का जड़त्व क्या है? ज़्यादा, क्योंकि दीवार के विरोध करने का गुण क्या है? ज़्यादा। कुर्सी का विरोध जड़त्व क्या है? कम, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी क्या है? कम। इसका मतलब जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा। बात समझ में आई? अब पढ़ेंगे हम गति का कौन सा नियम? दूसरा नियम। ऊपर देखना, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? ध्यान देना, गति का द्वितीय नियम। इस गति का द्वितीय नियम जो है इसे हम और क्या कह सकते हैं? संवेग का नियम। किसका नियम? और इसे हम न्यूटन का तृतीय नियम कह सकते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम नहीं, अभी केवल समझो। अब देखो यहाँ पर ये पढ़ने से पहले हमें एक बात और पता होनी चाहिए। क्या? वो समझो। एक होता है संवेग। क्या होता है? संवेग को हम लिखते हैं P। संवेग होता क्या है? जैसे मान लो एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, दिख रहा है? ठीक है, ये वस्तु, इसका द्रव्यमान कितना है? m, और ये v वेग से गति कर रही है। इसका मतलब इसका वेग कितना है? v। द्रव्यमान कितना है? m। तो अगर इसके द्रव्यमान और वेग का गुणा किया जाए तो हमें जो राशि प्राप्त होगी उसे कहेंगे संवेग। क्या कहेंगे? तो संवेग क्या होता है? किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। संवेग को लिखते हैं P से, द्रव्यमान को लिखते हैं m से, और वेग को लिखते हैं v से। तो P बराबर क्या हो गया? mv। क्योंकि वेग में दिशा होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तो इसका मतलब संवेग में भी दिशा होगी कि नहीं होगी?
तो इसका मतलब संवेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग सदिश राशि है। इसका मतलब अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? P सदिश बराबर mv सदिश। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो, आगे समझो। अब बात करते हैं संवेग के एसआई मात्रक की। संवेग का एसआई मात्रक, तो देखो एसआई मात्रक क्या होता है? जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो इसका क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। बोलो बात समझ में आई? अगर बात करें इसकी विमा की, तो विमा तो सबको याद होनी चाहिए, m1 L1 T-1। यहाँ तो कोई डाउट? इसका मतलब हमें संवेग समझ में आ गया। अब इस संवेग का हम काम यहाँ लेंगे। अभी मतलब समझाऊंगा कि संवेग का मतलब क्या होता है। पहले एक बार ये समझ लेते तो वो समझ में आ जाएगा। संवेग तो समझ में आया, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अब गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, ठीक है। अब गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर या फिर किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल। अगर पीछे देखा तो मैं तेरी जगह भी चेंज करूंगा, अब तू कहीं नहीं देखेगा, तू केवल यहाँ देखेगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये है गति का द्वितीय नियम। अब मतलब समझते हैं। देखो, हमने क्या बोला है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, बाह्य बल का मतलब होता है एफ एक्सटर्नल, जिसे एफ बाय ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि उस वस्तु के संवेग, संवेग क्या होता है? P, और उस संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन की दर। देखो संवेग में परिवर्तन हो गया डेल्टा P, और दर का मतलब डेल्टा टी का भाग देना है, तो हम डेल्टा P बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं, हाँ या ना? डेल्टा P बटे डेल्टा नहीं, देखो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा P, और दर का मतलब है समय का भाग मतलब डेल्टा टी का भाग। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हुई? डेल्टा P बटे डेल्टा टी हुई, हाँ या ना? और अगर हम इसे तात्क्षणिक तौर पे लिखना चाहे तो डेल्टा टी बन जाता है कि नहीं बनता है? तात्क्षणिक स्थिति में क्या हो जाता है? dp बाय dt, हाँ या ना? तो इसका मतलब बाह्य बल किसके समानुपाती है? संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? dp बाय dt। बोले इसमें कोई डाउट? समझ में आया? जब इसको बराबर करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे k, और ये हो गया हमारा dp बटे dt। अच्छा, p के बारे में अभी हमने पढ़ा है, p बराबर क्या होता है? mv, हाँ या ना? तो p की जगह mv लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा f बाय बराबर। अच्छा, इसमें कहते हैं कि k का मान 1 लगाना है। क्या लगाना है? प्रयोगों से सिद्ध होता है कि k का मान 1 लगाना है, तो 1 लगा दिया, गुणा में d बाय dt। p की जगह क्या लिख सकते हैं? m गुणा v। अब देखो m का मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, बचा क्या? वेग, वेग बदल सकता है, तो जो बदलेगा उसका तो अवकलन करेंगे, जो बदलेगा नहीं उसका अवकलन नहीं करेंगे, तो m तो कहा जाएगा बाहर। तो एक का तो हमें कोई मतलब नहीं है, एक तो गुणा में, इसलिए वो नहीं लिखना, तो बचा क्या? m, और इधर क्या बचा? dv बटे dt। किसी को याद आता है dv बटे dt क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है? त्वरण, त्वरण होता है, तात्क्षणिक त्वरण। तो ये हो गया ma। तो यहाँ से हमें सूत्र क्या मिला? F बराबर ma। तो इसका मतलब बल का सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ये सेकंड लॉ, और यहाँ से हम पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? ध्यान से देखना। अगर कोई पूछे बल क्या होता है, तो बल की परिभाषा समझ में आई। बल वह कारक होता है जो स्थिर वस्तु को क्या करता है? गतिशील, गतिशील वस्तु को स्थिर या वस्तु की दिशा में, क्या गतिशील वस्तु की दिशा में क्या करता है? परिवर्तन, या करने का क्या करता है? प्रयास। समझ गए? जैसे मान लो मैं दीवार को गति कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बल तो लगा रहा हूँ पर दीवार हिल नहीं रही है, तो क्या स्थिर वस्तु गतिशील हुई? नहीं, मैंने कोशिश तो करी, तो करने की कोशिश करे तो भी वो बल है। समझ में आई बात? जैसे ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं सूत्र की। तो देखो ये बल का सूत्र आया, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, हाँ या ना?
यानी F बराबर ma, F बराबर ma। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई मात्रक की। किसकी बात करते हैं? तो देखो एसआई मात्रक इसका होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, अच्छा एक होता है एमकेएस मात्रक। कौन सा मात्रक? एमकेएस मात्रक में क्या करेंगे, ध्यान देना, बल का मात्रक, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। किसकी बात करेंगे? तो सीजीएस मात्रक होता है इसका डाइन। क्या होता है? डाइन। डाइन को लिखते हैं DYNE। अब इस एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में एक संबंध होता है, यानी एक न्यूटन जो होता है वो लगभग होता है 10⁵ डाइन के। किसके बराबर होता है? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब बात करते हैं वीमा की। किसकी बात करेंगे? तो वीमा सब जानते ही हो, m1 L1T-2। बताओ बल सदिश है क्या सदिश है? बल सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। बोले यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं? पढ़ लो। ठीक, अब समझो, अब रियल लाइफ समझते हैं कि भाई कोई भी क्रिकेट का मैच देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्रिकेट तो देखते हो। हाँ, तो कोई भी खिलाड़ी जब गेंद पकड़ता है तो अपने हाथ को ऐसे ही नहीं रखता है, वो पीछे लेके जाता है। जैसे मान लो शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है, मतलब एक फास्ट बॉलर बॉल फेंक रहा है। नहीं ऐसे नहीं, तो ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो। क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन के पीछे, विकेट के पीछे एक कीपर होता है जिसके हाथ में ग्लव्स होते हैं। पहली बात वो ग्लव्स की होते हैं, दूसरी बात वो कितना पीछे खड़ा होता है। अच्छा, जब वो पकड़ रहा होता है बॉल तब देखना वो ऐसे हाथ पीछे लेके जाता है। कारण कि अगर वो हाथ पीछे न लेके जाए और बॉलर जो बहुत फास्ट बॉल फेंक रहा है तो हो सकता है उसके हाथ की हड्डियाँ टूट जाए, इतनी फास्ट बॉल फेंकते हो। ठीक है, नीचे मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे केस में वो हाथ पीछे ले जाने से ऐसा क्या फायदा हुआ कि उनके हाथ नहीं टूटे? तो ये जो बात है ये न्यूटन के दूसरे नियम से समझ में आती है, गति के दूसरे नियम से समझ में आती है। गति का दूसरा नियम ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, वो बाह्य बल के समानुपाती है। बल कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि संवेग में परिवर्तन कितना किया है। दो उदाहरण लेके समझते हैं। देखो, जैसे मान लो पहली स्थिति ये है, मान लो यहाँ से अपन ऐसे बॉल पकड़ रहे हैं। ठीक है, और समझिए ऐसे ये दो हाथ है। ठीक है, मानना है बॉल आ रही है यहाँ पर, बॉल आ गई यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर बॉल थी तो उसका बॉल का वेग था मान लो 50 मीटर प्रति सेकंड। कितना था? और 1 सेकंड के अंदर टाइम कितना लगाया? 1 सेकंड। और उसमें बॉल ने उसको रोक दिया, मतलब उसका वेग कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? बॉल का वजन मान लो 100 ग्राम है या फिर 1 किलो है, मान लो 1 किलो है। अपन एक काम करते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं। 100 ग्राम का मतलब होता है 0.1 kg। यानी मेरे पास में क्या है? द्रव्यमान है, पहले का वेग है मतलब प्रारंभिक वेग है u और अंतिम वेग है v बराबर। अब देखो द्रव्यमान का वेग से गुणा करेंगे तो संवेग आएगा। तो पहले का संवेग मतलब 0.1 को पहले के वेग मतलब u से गुणा करेंगे तो पहला संवेग आएगा p1, जो कितना आएगा? 0.1 का गुणा किसे? 50 से, तो गुणा करने पर कितना आया? 5 आया। ठीक है, 5 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, दूसरा संवेग कितना आया? तो यही है द्रव्यमान, और वेग अब की बार क्या है? 0। तो 0.1 का गुणा 0 से, तो आंसर आ गया 0। तो ये कितना हो गया? 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये पहला संवेग और ये बाद का संवेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? 5 से 0 हुआ। तो डेल्टा पी बराबर कितना हुआ? 5 माइनस 0, तो कितना आया? 5। और समय कितना लगा है? डेल्टा टी। तो संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, कितना समय लगा है? 1 सेकंड।
तो आंसर कितना आया 5 न्यूटन। तो इसका मतलब बल कितना लग रहा है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, तो कितना बल लगेगा 5 न्यूटन लगेगा। अगर मान लो मैं हाथ पीछे लेके गया होता, ठीक है, तो इसका मतलब 50 मीटर पर सेकंड को अपन 0 मीटर से पर सेकंड कर रहे हैं, लेकिन उस समय मान लो अपन समय लगा रहे 5 सेकंड। अब की बार समय कितना लगा रहे 5 सेकंड। कैसे लगा, जब अपन हाथ पीछे लेके जाएंगे तो वो जो समय है वो बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे, पहले तुरंत रोका, अब धीरे धीरे हाथ पीछे लेके जाएंगे तो समय बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसका मतलब केवल किसका, संवेग तो वही हो रहा है, संवेग में परिवर्तन वही 5 से क्या हो रहा है 0, लेकिन अब की बार समय कितना है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, तो संवेग में परिवर्तन तो वही है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन अब की बार समय कितना है 5 सेकंड, तो 5 से 5 का भाग गया तो बल क्या लगा 1 न्यूटन। इसका मतलब समय बढ़ाने पर किसके मान में कमी आती है, समय का मान बढ़ाने पर बल में कमी आती है। किस में कमी आती है, हाँ या ना। इसका मतलब जब हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कर रहे हैं कम, क्योंकि संवेग में परिवर्तन जब आता है तो समय किस में आता है भाग में, समय बढ़ा तो संवेग में परिवर्तन की दर कम हुई, समझो मतलब भाई एफ क्या होता है डीपी बटा डी टी, हाँ या ना। अगर समय बढ़ा तो बल का मान घटा, और बल का मान घटा तो चोट कम आई या चोट नहीं आई, समझे। तो अगर कोई पूछे कि क्रिकेट में कोई चित्र रक्षक कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है, तो क्यों लेके जाता है, तो पीछे लेके जाएगा तो इसका मतलब समय का मान क्या हो रहा है बढ़ा रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या हो जाती है कम, जिससे बल के मान में क्या आती है कमी, जिससे खिलाड़ी के हाथ में कोई भी चोट लगती नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एक मिनट लाना। तो इसका मतलब हम इसका आंसर लिखते हैं, ध्यान देना। बस अपने तो प्रश्न नोट करके मैं लिख देता हूँ। या गति का द्वितीय नियम, नियम, गति का तृतीय नियम, गति का ऊपर देखना, इसे हम क्या कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान से देखना, इसमें ये कहा जाता है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो काम की है। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, ये इस तरफ जा रही है, और एक ये वस्तु है ये पहले से स्थिर है, तो अभी ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ये कांटेक्ट में आई मतलब टकराई, तो इसने इस पे बल लगाया और इसने इस पे बल लगाया। अच्छा सुनो, पहले कौन बल लगाता है, तो पहले कोई बल नहीं लगाता है, जब ये बल लगाता है उसी समय ये बल लगाता है, एक साथ लगते हैं, एक माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं होता है। इसने बल लगाया उसी समय इसने बल लगाया, अब जितना बल इसने लगाया उतना का उतना बल ये लगाया, इसका मतलब परिमाण समान है, मान समान है, इसका मतलब परिमाण, इसका मतलब F1 जो है उसका परिमाण और F2 का परिमाण समान है, लेकिन दोनों की दिशा देखो, एक इधर जा रहा है और एक
इधर जा रहा है, मतलब दिशा क्या है, विपरीत। और दिशा बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैप का, समझ गए। और सदिश रूप में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, F1 सदिश बराबर F2 सदिश माइनस, माइनस मतलब विपरीत, समझ गए। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो माइनस क्या बताता है कि दिशा विपरीत है, समझ गए। तो ये जो बल लग रहा है, बल को ये अपन क्या कहते हैं, क्रिया। तो ये तो है क्रिया, और उसके विपरीत दिशा में ये क्या है, प्रतिक्रिया। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक। अच्छा अब आगे समझो, इसके उदाहरण क्या है। जैसे रॉकेट है, रॉकेट का प्रणोदन होता है तो जितना जोर से थ्रस्ट लगता है नीचे, उतनी ही स्पीड से रॉकेट जाता है। बंदूक की गोली देखिए, तो जैसे बंदूक से गोली मारते हो तो जितना झटका पीछे लगता है, तो संवेग को संरक्षित करने के लिए वो सेटलमेंट करना पड़ता है, बराबर। तो इसमें नोट इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या बताता है, बल की गति का तृतीय नियम क्या बताता है, गति का तृतीय नियम बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आया, आया ना, क्लियर। तो वापस देख लो तो कि भाई जितनी क्रिया, क्रिया का मतलब है बल, लगने वाला बल। प्रतिक्रिया मतलब उसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा। जैसे मैंने दीवार के मारा तो मैंने क्रिया करी, बल ही क्रिया है। अब दीवार ने मेरे मारी, यानी दीवार ने मेरे पे बल लगाया, वो प्रतिक्रिया है। जितना बल मैं लगाऊंगा उतना बल दीवार लगेगी, इसका मतलब परिमाण क्या है, समान। मैं दीवार पे लगाऊंगा, दीवार मेरे पे लगेगी, तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। समझे कि नहीं समझे।